स्टूडेंट्स, फिर से आप सबका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल मेधा गुरु में। और मैं हूं मधु, आपकी केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, हम सबको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो थिक एटमॉस्फेरिक एयर से सराउंडेड है, जो कि प्रोटेक्ट करता है जो भी हार्मफुल रेडिएशन सन से आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि हमारे आसपास सराउंडिंग में हर जगह एयर है। लेकिन एयर क्या है? एयर कंपोजिशन ऑफ गैसेज ही है। लेकिन गैस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, गैस कैसे बिहेव करता है? अगर मान लीजिए आप किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए, तब गैस के पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं? अगर मान लीजिए आप फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कोई गैस लेते हैं और उसको किसी कंटेनर में रखते हैं, अब उसी कंटेनर का साइज छोटा कर दिए, तब गैस के पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं? तो बेसिकली आज के क्लास में हम लोग गैस के प्रॉपर्टीज और गैस के बिहेवियर को एक्सप्लोर करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सीखेंगे। और उसके बाद लास्ट में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करेंगे और साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स पे भी। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, कि गैसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद देखेंगे बिहेवियर ऑफ गैसेस में, कि गैस कैसे कैसे बिहेव करती है अगर आप टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर या नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी गैस का अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तब गैस के पार्टिकल्स कैसे बिहेव करेंगे, या फिर आप किसी फिक्स्ड वॉल्यूम का कोई भी गैस ले रहे हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ये सारा कुछ हम लोग सीखेंगे। उसके बाद गैस लॉ, गैस के कितने लॉज हैं, उन सबका डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। और लास्ट में एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं उन सबको हम कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली आज के क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल्स को भी फोकस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो हमें ये पता है कि मैटर्स के 3 स्टेट होते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पता है कि सॉलिड में फिक्स शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, आप देख सकते हैं। या फिर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और अगर बात करें गैसेस की, तो गैसेस का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम ऑफ गैस डिपेंड करता है कि उस गैस को हम लोग किस कंटेनर में रखें। अगर सेम अमाउंट का गैस को अगर हम बड़े कंटेनर में रखें और सेम अमाउंट ऑफ गैस को अगर छोटे कंटेनर में रखें, तो अब बड़े कंटेनर वाला का वॉल्यूम ज़्यादा होगा और छोटे कंटेनर का वॉल्यूम कम होगा। लेकिन आपको ये पता है कि दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है गैस का सेम है। तो ये था कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन आज के क्लास में हम लोग कुछ नया करते हैं। एक्चुअली आज हम लोग सिमुलेटेड वे में देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के पार्टिकल्स आखिर होते कैसे हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझने का कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट नियॉन एलिमेंट का। तो ये है सॉलिड स्टेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका फिक्स शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। अगर शेप की बात करें तो क्यूब शेप का है, अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर होगा, दैट इज़ ए क्यूब। और आप एक और चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब उनका कंटिन्यूअस मोशन हो रहा है, उनका मूवमेंट कर रहे हैं। हालांकि ये मूवमेंट इतना फास्ट नहीं होता है सॉलिड में। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच स्पेस बहुत कम होता है, और यही कारण है कि सॉलिड बहुत रिजिड होते हैं, क्योंकि इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। तो ये था सॉलिड स्टेट। अब बात करते हैं हम लिक्विड स्टेट। तो नियॉन का ही लिक्विड स्टेट देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका भी कोई फिक्स शेप नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। वॉल्यूम जितना ये मैटर जितने जगह में ये फैला होगा उतना उसका वॉल्यूम हो जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके जो पार्टिकल्स हैं इनका मूवमेंट सॉलिड के कंपैरिजन में फास्ट है, और इनके पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंस भी है वो भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। अब अगर हम बात करें गैसेस की, तो आप देखेंगे, ये देखिए, गैसेस के पार्टिकल्स पूरे के पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लिया। इसका भी कोई फिक्स शेप नहीं होता है, और वॉल्यूम डिपेंड करता है गैस का कि उस गैस को हम किस कंटेनर पे रखे हैं। अगर कंटेनर बड़ा होगा तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, अगर कंटेनर छोटा है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होते हैं और डिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। अब बच्चों ये थी प्रॉपर्टी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं गैस लॉ। तो बेसिकली हम लोग 4 गैस लॉ को पढ़ने वाले हैं जो कि 4 अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया है और ये सब गैस लॉ का नाम साइंटिस्ट के नाम पे ही रखा गया है। तो कौन कौन से लॉज है? तो सबसे पहला है बॉयल्स लॉ, उसके बाद चार्ल्स लॉ, फिर है एवोगैड्रोस लॉ और लास्ट में गै-ल्यूसैक लॉ। तो ये सब लॉ का आखिर प्रिंसिपल क्या है? तो बेसिकली प्रिंसिपल ये है कि जितने भी गैस है वो सब किसी ना किसी कंडीशन पे सिमिलर बिहेव करते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी गैस का, कोई भी गैस है, उसका आप टेम्परेचर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस गैस के अगर कांस्टेंट रखते हैं तब उनका क्या रिलेशन होगा, कैसे बिहेव करेंगे, तो जो भी गैस है वो सिमिलर बिहेव करेंगे। तो और गैसेस ना बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं आइडियल गैस और रियल गैस। तो अभी हम लोग आइडियल गैस को ही कंसीडर कर रहे हैं और रियल गैस हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो रियल गैसेस क्या होते हैं? जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। और बेसिक डिफरेंस ये है ना कि आइडियल गैस में हम लोग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं। अगर पार्टिकल्स के बीच कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो लग रहा होगा तो उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन रियल गैस में हम लोग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी कंसीडर करते हैं। तो वहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज में चेंजेस आ जाता है। तो ये सब लॉ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बॉयल्स लॉ। और ये सब जो लॉज है ना ये डिपेंड करते हैं 4 वेरिएबल गैस के। कौन कौन से वेरिएबल होते हैं गैस के? वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये सारा लॉ ना इस पे ही बन जाएगा। अगर मान लीजिए किसी 2 चीज़ को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं और बाकी 2 का रिलेशन निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा लॉज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं बॉयल्स लॉ पे। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? अगर आप टेम्परेचर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स गैस के अगर कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा ये बताता है हमें बॉयल्स लॉ। इसमें क्या करना है हम लोग को? टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कांस्टेंट रखें। तो हमें बताना है कि वॉल्यूम एंड प्रेशर में क्या रिलेशन होगा बेसिकली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है और यहाँ पे प्रेशर कम लग रहा है। लेकिन अगर हम इसी कंटेनर में अगर प्रेशर हम लोग ज़्यादा लगा रहे हैं तो हमें ये पता है कि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं, तो अब प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो उसके पार्टिकल्स पास में आ जाएंगे, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीज करने से किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। तो क्या रिलेशन निकला? अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होगा और अगर वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होगा। इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, दैट इज इन्वर्स रिलेशन है, दैट इज P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो यानी कि अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमें पता है कांस्टेंट टर्म आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू K और वी कैन राइट P1V1 इक्वल्स टू P2V2। और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। मान लीजिए अगर आपको दिया रहे इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम दिया रहे और फिर आपको बोला जाए प्रेशर अगर हम इंक्रीज़ कर दिए इतना तो वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएगा, तो वो आप लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो अब इस लॉ को हम लोग सिमुलेशन के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बॉयल्स लॉ को सिमुलेशन के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। तो बॉयल्स लॉ में हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते थे, तो यहाँ भी हम लोग उसे कांस्टेंट रखेंगे। तो चलिए इस कंटेनर में सबसे पहले हम लोग गैस के पार्टिकल्स को इंसर्ट करेंगे।
तो लेट सपोज हम लोग इसमें 200 गैस के पार्टिकल्स को इंसर्ट कर दिए। अब इसमें हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिए। अब देखेंगे हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम में आखिर क्या रिलेशन है। तो प्रेशर आप यहाँ से देख सकते हैं, दैट इज़ 24 atm। अगर हम इस कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो आप देखेंगे कि प्रेशर जो है वो अब डिक्रीज हो गया। अगर और वॉल्यूम इंक्रीज करें तो प्रेशर और डिक्रीज हो गया, है ना। और आखिर ये होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज करने से अब गैस के पार्टिकल्स इस कंटेनर के वॉल पे फोर्स अब कम लगाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इसको स्पेस ज़्यादा मिल गया। तो यानी कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो ये था बॉयस लॉ। आई होप आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हम लोग आते हैं चार्ल्स लॉ पे। तो चार्ल्स लॉ हमें क्या बताते हैं कि अगर हम प्रेशर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है, ये हमें पता चलता है चार्ल्स लॉ से। तो यहाँ पे किसको कांस्टेंट रखा गया है? प्रेशर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसके पार्टिकल्स? गैस के पार्टिकल्स। तो यहाँ पे हम कोई भी गैस ले, इसका प्रेशर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है, तो इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है? तो देखिए, ये इसके इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसका ये V1 इसका इनिशियल वॉल्यूम है। अगर इसी कंटेनर को अगर हम हीट किए तब क्या होगा? तब गैस के पार्टिकल्स रैंडम मूव करेंगे, वॉल पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, तो वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चला कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट आता है, दैट इज़ KT। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज़ V/T इक्वल्स टू कांस्टेंट। और एक और चीज़ यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। और ये आपको हेल्प होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इस इक्वेशन के हेल्प से फाइनल टेम्परेचर निकाल लेंगे। तो ये था हमारा चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ को भी हम लोग सिमुलेटेड वे में देखते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है। तो चार्ल्स लॉ में हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों को कांस्टेंट रखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स को इंसर्ट कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी मैंने 200 पार्टिकल्स लिया गैस के। अब यहाँ पे प्रेशर को मैंने कांस्टेंट कर दिया। अब हमें रिलेशन दिखेगा वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम इस कंटेनर का इंक्रीज हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसे डिक्रीज कर रही हूँ इस टेम्परेचर को, तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन पता चला? हमें ये रिलेशन पता चला कि जब भी हम किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जिस भी कंटेनर में मैंने उसे रखा है, तो उस कंटेनर का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैस के पार्टिकल्स का मूवमेंट भी फास्ट हो जाता है, मतलब अब वो फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं वॉल पे, और यही कारण है कि उस कंटेनर का वॉल भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये था चार्ल्स लॉ। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हम आते हैं थर्ड लॉ, दैट इज़ गे-ल्यूसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ये लॉ हमें ये बताते हैं कि अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखते हैं तो जब भी कोई गैस रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा वॉल्यूम में ही रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाना है तो उसके लिए हमें हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस की ज़रूरत होगी। तो अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो बैलेंसिंग से हमें ये पता चलता है कि कितना मोल रिएक्ट किया। अगर गैस की बात करें तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम भी पता चलता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? अगर हम यहाँ पे गैस और वॉल्यूम का यूनिट डिफाइन कर लेते हैं अगर लीटर, तो फॉर एग्जांपल हम बोले 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 1 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस, तो ये कितना प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस? देन इट विल प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ HCl गैस।
तो आपको क्वेश्चंस यहाँ पे ये पूछ सकता है कि अगर आपके पास 2 लीटर हाइड्रोजन गैस है तो उसमें कितना हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगा। तो 2 है तो कितना बनेगा, 4 बनेगा। ऑब्वियसली 1 के लिए 2 बन रहा है तो 2 के लिए 4 बनेगा, यूनिटरी मेथड। तो ये था हमारा गे-ल्यूसैक लॉ। अब हम आते हैं 4th लॉ, दैट इज एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ हमें ये बताते हैं कि अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एट STP, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में हम लोग टेम्परेचर का वैल्यू 273 केल्विन लेते हैं और प्रेशर का 1 atm के बराबर लेते हैं। तो अगर ये कंडीशन है, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, तो भले हम कोई भी गैस ले, लेकिन अगर हम इक्वल वॉल्यूम किसी भी गैस का लेते हैं तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नाइट्रोजन गैस लिए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिए और हाइड्रोजन गैस लिए, तो अगर हम इन सब गैस का इक्वल वॉल्यूम लेते हैं, दैट इज V1, तो इसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल सब में इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नाइट्रोजन गैस 1 लीटर लिए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस 1 लीटर लिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 लीटर लिए और हाइड्रोजन गैस भी 1 लीटर लिए, तो इन सब में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लीटर नाइट्रोजन गैस ले रहे हैं और इसमें 1000 नाइट्रोजन के पार्टिकल्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 2 लीटर लेंगे तो इसमें 2000 नाइट्रोजन के पार्टिकल्स होंगे या नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि 1 लीटर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में कितने हाइड्रोजन क्लोराइड के पार्टिकल्स होंगे, दैट इज़ 1000। उसी तरह से हम सबके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं यहाँ पे। तो क्या कंडीशन यहाँ पे रहना चाहिए, एट STP। और हमें ये भी पता है कि अगर हम 1 मोल कोई भी गैस लेते हैं STP पे, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP वो ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर वॉल्यूम। इतना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करता है। तो ये था सारा लॉ। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं गैस लॉ से रिलेटेड। अभी तक हमने गैस लॉ पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन गैस इज बर्न। कितना वॉल्यूम प्रोपेन गैस का बर्न होगा फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन के गैस है तो उसमें कितने प्रोपेन के गैस बर्न होंगे। तो इसके लिए पहले हमें एक रिएक्शन लिखना होगा। ये कैसा रिएक्शन है, एक कंबशन रिएक्शन है जिसमें हमें प्रोपेन को बर्न करना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें ये पता है कि कंबशन रिएक्शन से हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एंड लाइट। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, और वो भी इक्वेशन कैसा है, बैलेंस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम गे-ल्यूसैक लॉ से एक कंक्लूजन यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब प्रोपेन का रिएक्ट करेगा 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा, 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कंक्लूजन हमें मिल गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है किसका, ऑक्सीजन का गैस, तो उसमें कितना प्रोपेन का गैस बर्न होगा। तो आप यहाँ से ये यूनिटरी मेथड से आराम से निकाल सकते हैं। कैसे कि देख लीजिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर प्रोपेन है तो उसको बर्न करने के लिए हमें 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसके लिए कितना हमें प्रोपेन का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये बस यूनिटरी मेथड है। हम यहाँ से बता सकते हैं कि 1 × 5, मतलब 5 करने पे 5 मिल रहा है, तो यहाँ पे x से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 100 मिलना चाहिए। यानी कि हम ये बोल सकते हैं x × 5 = 100, और यू कैन से x = 100/5। तो ये क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब अगर प्रोपेन का गैस है तो ये कम्प्लीटली बर्न हो जाएगा अगर हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन के गैस है। तो ये हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में इस तरह से तो नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे आप, आपको स्टेटमेंट बना के लिखना होगा। क्या लिखेंगे
क्योंकि जिसको हमें ये पता है कि जिसको हमको निकालना होता है उसे हम राइट साइड में लिखते हैं और जो चीज़ गिवन होता है उसे लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू बर्न कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन। ये क्या होगा, ये हमें कहां से पता चला, इस इक्वेशन से पता चला। तो अब अगर मान लीजिए आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन है इज रिक्वायर्ड टू बर्न, क्या हो जाएगा 1/5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन। क्योंकि देखिए 5 के लिए 1 तो 1 के लिए, तो हमें पता है कि जब कम के लिए पूछता है तो हमें डिवाइड करना पड़ता है और ज़्यादा के लिए तो मल्टीप्लाई, ये तो मैथ्स है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू बर्न 1/5 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि डायरेक्ट हम यहाँ से भी निकाल लिए। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में तो इस तरह से स्टेटमेंट बना के लिखना होगा ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड, कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होगा टू बर्न कंप्लीटली 200 ml ऑफ इथिलीन, ठीक है, सॉरी इथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4, एंड व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि इथिलीन किसका केमिकल फॉर्मूला है, ये कॉमन नेम होता है इथीन का, और इथीन का फॉर्मूला क्या होता है C2H4। तो ये भी एक कंबशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखना है, वो भी कैसा, बैलेंस्ड इक्वेशन, उसके बाद हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पहले हम इथीन को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो हम यहाँ वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते, बट स्टिल हमें बैलेंस तो करना होगा। तो देखिए यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 + 2 6 हो गया, और यहाँ पे 2 यानी कि 3 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन, किसका, इथीन का, जब हम उसे बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो चलिए इस इक्वेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिला, फ्रॉम गे-लुसेक लॉ हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1, अब हम यहाँ पे यूनिट क्या दिया हुआ ml, तो हम लोग वॉल्यूम की जगह ml यूज़ करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 ml ऑफ इथीन अगर रिएक्ट होगा 3 ml ऑक्सीजन से, यानी कि 3 ml ऑक्सीजन पूरा का पूरा 1 ml इथीन को बर्न कर देगा और क्या बनाएगा 2 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे अगेन नहीं दे सकते क्योंकि वो लिक्विड है। तो चलिए ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर आपके पास 200 ml इथिलीन है, इफ़ वी हैव 200 ml ऑफ इथिलीन, तो उसके लिए इसको पूरा का पूरा बर्न करने के लिए कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा। तो 1 के लिए 3, तो 200 के लिए ऑब्वियसली 200 इंटू 3 हो जाएगा, दैट इज 600, और क्या होगा इसका यूनिट ml हो जाएगा। तो पहला पार्ट हम लोग सॉल्व कर लिए। अब दूसरा पार्ट है व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो कितना वॉल्यूम, तो हमें यहाँ से पता है, क्या पता है कि 1 ml इथीन अगर रिएक्ट कर रहा है 3 ml ऑक्सीजन के साथ, तो क्या कितना बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड 2 ml, मतलब 1 से 2 ml बन रहा है। तो 200 से कितना बनेगा 200 इंटू 2, दैट इज 400 ml। तो ये हो गया इसका आंसर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, और इसको भी हम स्टेटमेंट बना के, जैसे मैंने पहले बताया उस तरह से स्टेटमेंट बना के इसको भी लिखेंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 440 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन। अब मीथेन को रिएक्ट करना है
क्लोरीन के साथ। तो ऑलरेडी यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या मिल रहा है हमें, डाइक्लोरोमीथेन और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिल रहा है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl गैस फॉर्म्ड एंड क्लोरीन गैस रिक्वायर्ड। तो क्या बोल रहा है, अगर आपके पास 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन है, ठीक है, तो इसके लिए आपको पूछ रहा है कि कितना क्लोरीन गैस का रिक्वायरमेंट होगा और कितना HCl गैस फॉर्म्ड होगा। तो इस इक्वेशन से हम लोग अकॉर्डिंग टू गैस-लीसाक लॉ हम लोग ये बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन का रिएक्ट होगा कितने, 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन के साथ। तो क्या बनाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एंड 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन मिल गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है 40 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपके पास 40 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन का है तो उसके लिए कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये भी बहुत इजी है, 1 के लिए 2 का रिक्वायरमेंट है, तो 40 के लिए कितना क्लोरीन गैस का रिक्वायरमेंट होगा, 40 इंटू 2 दैट इज 80 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया क्लोरीन गैस। अब पूछ रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ HCl गैस फॉर्म्ड। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर मीथेन है तो उससे उसका रिएक्शन करा के हमें HCl गैस कितना मिल रहा है, 2 सेंटीमीटर क्यूब, 1 के लिए 2, तो 40 के लिए कितना, तो 40 इंटू 2, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था ना इजी, एकदम आराम से सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं 4th क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, 1250 cc ऑफ ऑक्सीजन व्हेन बर्न विथ 300 cc ऑफ इथेन, ठीक है। ऑक्सीजन बर्न कर रहा है इथेन को, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन अनयूज्ड रहा, एंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। अब यहाँ पे एक्सेस दे दिया है ऑक्सीजन, तो हमें ये बताना है कि कितना ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ। ये अगर हमें पता चल गया तो हम माइनस कर सकते हैं, क्योंकि जितना दिया हुआ है और कितना रिएक्ट किया अगर उससे माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कितना अनयूज्ड रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, जहाँ पे नहीं गिवन रहेगा वो आपको उसे रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, उसे बैलेंस्ड भी करना पड़ेगा। तो चलिए गैलियोसाक के थ्रू हम ये बता सकते हैं यहाँ पे कि 2, अब यहाँ पे सीसी यूनिट है तो 2 cc इथेन को बर्न करने के लिए हमें 7 cc ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है और क्या मिलेगा, 4 cc कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये वाटर है तो इसके बारे में अगेन हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते वॉल्यूम के टर्म्स में। तो अब पूछ रहा है कितना ऑक्सीजन अनयूज्ड रह गया। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि कितने इथेन है, 300 cc इथेन का है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है ना कि 2 cc अगर आपके पास इथेन है तो उसके लिए आपको 7 cc ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है और कितना बन रहा है cc, 4 cc कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि 300 cc के लिए हमें कितना ऑक्सीजन का ज़रूरत है। तो अगर हमें ये पता चल गया कितना ऑक्सीजन का ज़रूरत है तो जितना इसको मिल रहा है उससे हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट का। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बच्चों, तो लिमिटिंग रिएजेंट ऐसा रिएजेंट होता है जो कि रिएक्शन में पहले कंप्लीट हो जाए, और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है अनयूज, तो आपको ये अंडरस्टूड होगा कि ये तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कुछ बच रहा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, इथेन हो गया। तो अब हम लोग इथेन, क्योंकि यहाँ पे 300 cc इथेन है तो उसके लिए हमें बताना होगा कि कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है। तो 2 के लिए 7 है तो 300 के लिए कितना होगा। तो चलिए हम लोग यूनिटरी मेथड भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, हमें ये पता है कि जिसको हमें फाइंड करना होता है उसे हम लोग किधर लिखते हैं, राइट साइड लिखते हैं, और जो कि गिवन होता है उसे हम लेफ्ट साइड लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं
2 cc of ethane can burn with 7 cc of oxygen। ठीक है, तो 1 cc कितने के लिए हो जाएगा, 2 के लिए 7, तो 1 के लिए 7/2 cc ऑक्सीजन। अब कितने के लिए पूछ रहा है, 300 cc के लिए पूछ रहा है, तो 300 cc के लिए क्या हो जाएगा, 7/2 इंटू 300 क्या हो जाएगा, 50, दैट इज 0, 7 5 35, 3 7 3 10, यानी कि 1050 cc। इतना cc क्या हुआ, यूज्ड हुआ, इतना cc यूज्ड हुआ ऑक्सीजन टू बर्न कंप्लीटली 300 cc ऑफ इथेन। तो अब हम लोग ये बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, इतना सप्लाई हो रहा था, इतना यूज हो गया, तो उसको माइनस कर देंगे तो हमें अनयूज्ड मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 002, दैट इज 200 cc। तो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट पूछ रहा है, द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड, कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि 2 के लिए 4 हो रहा है, ठीक है, 2 के लिए 4 हो रहा है, तो 300 के लिए, तो 300 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू 300 इंटू 2, दैट इज 600 cc। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अब बच्चों हम आ जाते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, आखिर होता क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले हमें ये पता है कि कोई भी कंपाउंड एलिमेंट से मिलके बनता है, तो परसेंटेज कंपोजिशन यही बताता है कि उस एलिमेंट का उस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितना मास है बाय परसेंटेज। मतलब कि मान लीजिए H2O है, H2O एक अगर कंपाउंड है तो उसमें ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है बाय मास, हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। उस एलिमेंट का कितना वेट है उस पर्टिकुलर कंपाउंड में डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मतलब उस कंपाउंड का पूरा मास, उससे डिवाइड करते हैं, और क्योंकि परसेंटेज है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू total mass of element present in a compound divided by gram molecular mass of a compound, कंपाउंड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। तो चलिए अब इसे कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। तो आपको यहाँ पे एक कंपाउंड दिख रहा होगा, है ना, हाँ, तो ये आपको एक कंपाउंड दिख रहा है। तो ये कैसा कंपाउंड है, तो ये कार्बन का है, क्योंकि हमें पता है कार्बन कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है, कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके 2 बॉन्ड कैसे है, प्लेन में है, और एक बॉन्ड फ्रंट में है मतलब अबव है, और एक बॉन्ड बैक है जो कि बिलो है, ठीक है। तो ये क्या है इस कंपाउंड का नाम, तो ये है CCl2H2, दैट इज डाइक्लोरोमीथेन। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डाइक्लोरोमीथेन में कितना क्लोरीन का परसेंटेज है बाय मास,
मास में कितना परसेंटेज है क्लोरीन का इस पूरे कंपाउंड में, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो चलिए, मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बता दिया। परसेंटेज कंपोजिशन किसका निकालना है? क्लोरीन का, क्लोरीन एटम का। तो सबसे पहले हम ऊपर में क्या लिखेंगे? टोटल मास ऑफ क्लोरीन इन दिस कंपाउंड। तो कितने मास हैं? आपको पता है कि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। और इस कंपाउंड में क्लोरीन के 2 एटम है। आपको देख सकता है ये वाइट वाला जो पार्ट है वो क्या है? हाइड्रोजन है, और येलो वाला पार्ट क्लोरीन है, और बीच में सेंटर पे कार्बन है। तो हमें क्लोरीन का परसेंटेज निकालना है, तो हमें क्लोरीन का मास लिखना होगा। क्योंकि इस कंपाउंड में 2 क्लोरीन है, तो वी विल राइट 2 × 35.5 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो क्या हो जाएगा? कार्बन का हमको पता है 12 होता है, इसका अगेन 35.5 × 2 एंड प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 100। तो चलिए, ये क्या हो जाएगा? 71 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 14 + 71 × 100। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 71 डिवाइडेड बाय 85 × 100। तो ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा और आंसर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये था परसेंटेज कंपोजिशन किसका? क्लोरीन का इन डाइक्लोरोमीथेन। उसी तरह से आप लोग कार्बन का परसेंटेज निकालिए और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालिए, और क्लोरीन का भी इसको कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन इन वॉशिंग सोडा क्रिस्टल। तो वॉशिंग सोडा क्रिस्टल का हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता होना चाहिए, बट ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट 10H2O। अब हमें पूछ रहा है परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज बाय मास है इस पूरे कंपाउंड में। तो अगेन सेम करेंगे हम लोग, परसेंटेज कंपोजिशन किसका? ऑक्सीजन का। तो हम लोग टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन करेंगे। कितना मास है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए कितने नंबर है ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ डॉट मतलब इनटू होता है, यानी कि 10 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 3 मीन्स टोटल 13 ऑक्सीजन है हमारे पास। ठीक है, 13 ऑक्सीजन है, तो हम लोग लिखेंगे 13 × मास लिखना है। तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है? हमें पता है कि ये 16 होता है, तो 13 × 16 डिवाइडेड बाय, अब सोडियम का मास कितना होता है? सोडियम का होता है 23, कार्बन का पता है 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो चलिए सबको पुट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। 23 × 2 हो जाएगा, प्लस कार्बन का 14 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 × 3 प्लस 10 × H2O का हम लोग को डायरेक्ट पता है कि 18 होता है, क्योंकि 16 इसका और 2 हाइड्रोजन का, तो इंटू 16। यहाँ पे क्या करना है, इंटू 100 भी मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। 13 × 16 क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6 4 प्लस 14 प्लस 16 3 जा 48 प्लस 160 इंटू 100। तो चलिए अब इसको सॉल्व करिए। 13 × 16 डिवाइडेड बाय 10 5 6 प्लस 48 8 प्लस 160 8 6 2 मीन्स 268 इंटू 100 कितना हो जाएगा 13 × 16 6 3 जा 18 13
208 डिवाइडेड बाई 268 इंटू 100। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और इसका भी आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितना परसेंटेज बाय मास है ऑक्सीजन का सोडियम कार्बोनेट में। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल में बेसिकली। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, एम्पेरिकल मास क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और उसके बाद उसका क्या रिलेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में कितना एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वाटर में, तो वाटर में हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट हैं, 2 है, और ऑक्सीजन के 1 है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। तो क्या होता है इसका डेफिनेशन, इट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट present in a compound। और empirical formula क्या होता है, empirical formula होता है it is the simplest whole number ratio of element in a compound। उस compound में जो भी element है उसका simplest whole number ratio होता है empirical formula। it is the simplest whole number ratio of element in a compound। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है उससे आप मास निकाल लेते हैं। ठीक है, एम्पेरिकल मास क्या हो जाएगा, उस एम्पेरिकल फार्मूला का मास निकालना। तो मास तो हमें कैलकुलेट करना आता ही है, उसके एटॉमिक मास को डायरेक्ट ऐड कर देना है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, दैट इज C6H12O6, है ना। ये फार्मूला किसका है, ग्लूकोज का। तो ये जो है फार्मूला, ये कैसा फार्मूला है, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि इस फार्मूला से हमें ये पता चल रहा है कि एक्चुअल कितना कार्बन के एलिमेंट है, कितने हाइड्रोजन के एलिमेंट है, कितने ऑक्सीजन के एलिमेंट है। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मोलर मास कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि कार्बन का होता है 12 एटॉमिक मास, तो 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 × 12 प्लस कार्बन ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 × 6। तो चलिए कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, 12 × 6 दैट इज 72 प्लस 12 प्लस तो चलिए अब इसको ऐड करिए, 72, 12 और 96। तो यहाँ से 0, 10 और दैट इज 180। ठीक है, 180 हो गया इसका मोलर मास, यानी कि मॉलिक्यूल का मास हो गया। अब इसी का अगर हमसे पूछा जाए कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है बच्चों, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, यानी कि इस कंपाउंड में इसका अगर हम लोग रेशियो लिखे तो कैसे लिखेंगे, कार्बन, वेट अ मिनट इसको क्लीन कर देते हैं, C6H12O6 है। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका पहले रेशियो लिखिए। तो ये 6 है, ये 12 है, ये कितना है 6 है, ये हो गया रेशियो। अब सिंपलेस्ट रेशियो हमें निकालना है, और सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो एम्पेरिकल फॉर्मूला बताएगा इस कंपाउंड का। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो 1:1, दैट इज 1:2:1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, CH2 और ऑक्सीजन 1।
तो ये हो गया एम्पेरिकल फार्मूला। अब इसका मास निकाल लीजिए। मास कैसे निकालेंगे? कार्बन का 12 प्लस 2 हाइड्रोजन है तो +2 प्लस 16, तो यहाँ से निकलेगा 14 प्लस 16 दैट इज 30। ये हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम लोग वेपर डेंसिटी को समझते हैं। आखिर वेपर डेंसिटी होता क्या है? तो वेपर मतलब गैस, वेपर, स्टीम, और डेंसिटी मीन्स उसका मास। डेंसिटी क्या होता है? बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेपर डेंसिटी मतलब गैस का डेंसिटी आपको बताना है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है, इसका मॉलिक्यूलर मास से आखिर क्या रिलेशन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं। तो वेपर डेंसिटी रेशियो है, किसका रेशियो है? डेंसिटी ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का डेंसिटी किस पे? एट एसटीपी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, और किस पे? एट एसटीपी पे, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो बच्चों हमें ये पता है ना कि जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं, तो मास भी किसी के रिस्पेक्ट में निकालते थे ना हम लोग। किसके रिस्पेक्ट में? किसी भी एटम का मास, या फिर अगर हमको बताना हो कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस है तो उसका कितना मास होगा, या 2 मोल ऑक्सीजन गैस है तो उसका कितना मास होगा। तो मास को कैलकुलेट करने के लिए एक हम लोग स्टैंडर्ड लिए हैं। किसको स्टैंडर्ड माने हैं? कार्बन का। वो भी कौन सा कार्बन? 12 आइसोटोप वाले कार्बन का। और कितना पार्ट? 1/12 ऑफ मास ऑफ 1/12 मास ऑफ 1C12 कार्बन एटम, है ना। और यहां से हमको पता चलता है मास ऑफ एक एटम। एक एटम का मास मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोग बेसिकली यही निकालते हैं कि एक एटम का मास डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ किसका? 12 आइसोटोप वाले मास का। तो यानी कि हम लोग किसी भी एटम का मास निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? एक स्टैंडर्ड माने हैं। किसको स्टैंडर्ड माने हैं? हम लोग C12 का 12 पार्ट किए, यानी कि 3, 3, 9, 10, 11, 12। तो हम लोग इसका 12 पार्ट लिए। अब इसका जो 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट को हम लोग सारे मास को हम लोग डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज़ किए। फॉर एग्जांपल इसका अगर हम लोग 12 यूनिट लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है? वो कार्बन एटम मास के बराबर होता है। इसका 14 यूनिट लिए, 14 यूनिट लिए तो ये नाइट्रोजन एटम के बराबर आ रहा है ना। तो ये हो गया कि हम लोग किसी भी चीज़ का मास निकालते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जैसे कि अगर मास निकालना है तो हम लोग बेसिकली इसका यूज़ किए हैं, मोल कॉन्सेप्ट में हमने ये सीखा है। लेकिन अगर वही चीज़ है, अगर यहाँ पे हमें डेंसिटी निकालना है तो हमें किसी के रिस्पेक्ट में बताना होगा कि ठीक है इस गैस का डेंसिटी बताना है, तो आखिर किसी को रिस्पेक्ट में तो बताना होगा। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट किसके बराबर है? हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट के बराबर हमें बताना है। तो चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और इसको आगे समझते हैं वेपर डेंसिटी को। तो अब हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है डेंसिटी? डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और हमें पता है, हमें क्या पता है? एट एसटीपी मतलब 1 मोल पे कोई भी गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? दैट इज 22.4 लीटर। ठीक है, तो कोई भी गैस, तो हाइड्रोजन गैस भी इतना ही करेगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय सेम 22.4 लीटर। ये दोनों को कट करेंगे। अब क्या होगा यहाँ पे VD, तो हम लोग लिख सकते हैं VD इक्वल्स टू, अब क्या हो गया, ये दोनों कट हो गया तो हम लोग लिखेंगे मास ऑफ एनी एलिमेंट या एनी गैस डिवाइडेड बाय
मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस का मास कितना होगा, इसके मोलर मास के बराबर, है ना। तो इसके मोलर मास कितना होगा, 2 होगा, हम लोग यहाँ लिख दिए 2। तो एक रिलेशन क्या आया यहाँ से कि 2 × VD इज इक्वल टू मास ऑफ एनी गैस, या फिर हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे भी जाते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 × VD, बस ये ध्यान में रखना है हमें। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें देखना है रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। ये क्या बताता है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस और वेपर एट STP डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें यहाँ वेपर डेंसिटी पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि हमें पता है रिलेशन वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास का। तो वहाँ से हम वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इक्वल्स, कार्बन का कितना मास होता है, 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 × 2, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 44 आ जाएगा। अब हमें ये रिलेशन पता है कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 × VD, तो हमें VD कैलकुलेट करना है। तो VD इक्वल्स मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2, तो कितना है 44 है, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो VD ऑफ CO2 कितना आ रहा है, 22। तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला हुज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज, ठीक है। क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज C8H6O4, ठीक है, एंड हुज एम्पिरिकल वेट इज 83। एम्पिरिकल वेट या मास दिया हुआ है कितना, 83। तो अब हमें निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला आखिर क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक रिलेशन समझना होगा। क्या रिलेशन होता है, हमें ये पता है ना कि फॉर एग्जांपल हम लोग ग्लूकोज की बात कर रहे थे, C6H12O6, ये क्या था, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का, है ना। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O ये होता है। यानी कि हमने इसको कुछ n इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्योंकि हमने किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ n इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे n इक्वल्स टू 6 है। तो हमें एक रिलेशन मिला, क्या रिलेशन मिला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व कर सकते हैं हम। अब दूसरा है रिलेशन कि अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास लेते हैं तो वो भी किसके बराबर होता है, n इंटू एम्पिरिकल मास के बराबर, है ना, क्योंकि इसे n से मल्टीप्लाई करेंगे तो C6H12 वो 6 ही हो जाएगा। अदर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इथेन लेते हैं, ठीक है, इथेन का आप बताइए कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं इसका रेशियो अगर निकालें CHO, तो कार्बन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन 4 हैं और ऑक्सीजन 2 है। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है तो हमको इसका सिंपलेस्ट रेशियो लेना होगा, दैट इज़ 2
एंड 1, यानी कि 1:2:1, मतलब कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा। तो ये क्या है, ये एम्पिरिकल फार्मूला किसका है, एसिटिक एसिड का। तो यहाँ पे भी आप रिलेशन देख सकते हैं कि MF इज इक्वल टू N इंटू EF। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे किससे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना हो रहा है ना, क्योंकि अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, C2H4 और O2, और वही चीज़ है C2 है, H4 है और कार्बन 2 है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 से, तो N का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन हुआ एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालनी है तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद हमें n इंटीजर का वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला भी निकाल लेंगे। कैसे, चलिए सीखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, कार्बन का होता है 12, तो 12 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 4। तो चलिए 16, 96 प्लस 6 प्लस 64, कितना हो जाएगा ये, 96 प्लस 70 हो जाएगा 6, 166। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए, एम्पिरिकल मास दिया हुआ है, तो हमें रिलेशन पता है कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू N इंटू एम्पिरिकल मास होता है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है, 166 इक्वल्स N इंटू एम्पिरिकल मास क्या है, 83। तो N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 166 डिवाइडेड बाई 83। और N क्या होना चाहिए, N हमेशा ही कोई इंटीजर होना चाहिए, है ना। क्यों इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसका रेशियो निकाल रहे हैं, और कैसा रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। तो कितना होगा, 83 इंटू 2 करते हैं, तो 2 3 या 6, 2 8 या 16, मतलब 2 टाइम्स में ये कट हो जाएगा, मतलब यहाँ से हमें मिल गया n इक्वल्स टू 2। अब n का वैल्यू निकल गया और एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, तो हम एम्पिरिकल फार्मूला आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू n का वैल्यू 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CH6O4। हमें डिवाइड करना है किससे, 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 2 4 जा 8, यानी कि C4H3 एंड O2। तो क्या हो जाएगा, C4H3O2 क्या हो गया, ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला इस कंपाउंड का। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसमें थोड़ा ही अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें परसेंटेज में दिया हुआ है और आपको निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पे ना मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, ना मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, ना एम्पिरिकल मास दिया हुआ है। इसमें बस दिया हुआ है कि उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट है उसका परसेंटेज बाय मास कितना है, बस इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम टेबल बना लेते हैं। और टेबल कितने, 5 कॉलम का टेबल हमें बनाने का ज़रूरत पड़ता है, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट कॉलम में हम लोग लिखेंगे एलिमेंट्स के नाम, कि उस कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले कौन सा है, नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हमें लिखना है परसेंटेज बाय मास,
कि आखिर वो एलिमेंट कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है बाय मास। तो नाइट्रोजन का कितना है 42%, ऑक्सीजन का 48% और हाइड्रोजन 9% है। तो ठीक है, अब थर्ड कॉलम में हमें लिखना है एटॉमिक मास। ठीक है, कि एटम का कितना मास है वो हमें लिखना है। बेसिकली हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करने वाले हैं मोल, या फिर हम कह सकते हैं एटॉमिक रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें एटॉमिक मास का भी ज़रूरत है। तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो उसके बाद हमें एटॉमिक रेशियो निकालना है और यू कैन से हमें यहाँ मोल कैलकुलेट करना है। तो मोल क्या होता है, मोल होता है गिवन वेट या गिवन मास बाय मोलर मास, मतलब एक मोल में कितना मास होगा ये बताता है मोल, है ना। तो अगर हमें मोल पता चल जाएगा, मोल क्या बताता है, मोल बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट उस कंपाउंड में कितने हैं। तो हमें अगर एक्चुअल नंबर पता चल जाएगा तो हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो भी निकाल लेंगे आराम से, है ना। तो चलिए कैसे करेंगे, हमें रेशियो निकालना है। तो गिवन मास दिया हुआ है 42 और एटॉमिक मास 14 होता है, तो 42 डिवाइडेड बाई 14 करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी 48 डिवाइडेड बाई 16 और यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे 16 3 जा 48, यहाँ पे 14 3 जा 42। ठीक है, अब ये एटॉमिक रेशियो आ गया। अब हमें सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्चुअल नंबर ऑफ मोल पता चल गया हर एक एलिमेंट का। अब हमें सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। तो सिंपलेस्ट रेशियो हम लोग निकालते हैं कि इसमें जो भी छोटा नंबर है उससे सारे नंबर को हम लोग सारे नंबर से डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें छोटा नंबर क्या है 3 है, तो सबको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 9 है, यानी कि 3 1 और ये 1। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो ही हमें क्या बताता है, हमें बताता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ से एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें मिल गया, क्या मिला, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 1 एंड हाइड्रोजन H3। तो ये हो गया हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब अगर इसी क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी दिया रहता, अगर आपसे पूछता कि मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो आप इजीली निकाल लेंगे, है ना। अगर मान लीजिए अगर एम्पेरिकल मास पूछता तो इसका हम लोग मास डायरेक्ट निकाल लेते, या फिर आपसे बोलता कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, आपको निकालना है मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो ये हम लोग निकाल लेंगे आसानी से। तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया हो, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं, इसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आज का क्लास आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और हाँ, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वी विल रिप्लाई टू इट। और हाँ बच्चों, अगर आपने अभी तक मिधा गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।